भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, इस बार के पंचायत चुनाव के लिए क्या कुछ मुद्दे ऐसे खास रहे जिनको आपको लगता है कि जिनका फायदा सीधे बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस समय उत्तराखंड में हो रहे हैं और अब प्रत्येक गांव के लोग ये चाहते हैं कि उनके गांव का विकास हो। और गांव के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि उनके गांव का जो प्रतिनिधि चुना जाए, उस प्रतिनिधि का सरकार के साथ में तालमेल अच्छा हो। क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये आवश्यक है कि गांव का प्रधान भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो। इस बात की जागरूकता गांव के लोगों में है। गांव का प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, ब्लॉक प्रमुख जो जीते वो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष है वो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, ताकि जिले में, ब्लॉक में और ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार के विकास कार्य को करने में कोई दिक्कत ना हो। इस बात को पहले लोग गांव-गांव में जाकर के समझाते थे, लेकिन आज लोगों की जागरूकता इतनी बड़ी है, उनमें अवेयरनेस बढ़ी है, वो लोग लोकतंत्र को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पढ़ लिख गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये हल्का सा इशारा करने से ही लोग इस बात को समझने लगते हैं और इसका सीधा-सीधा फ़ायदा इस समय भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार विकास के काम कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बात हो रही है, गाँव-गाँव में जो है सड़कें पहुँच गई हैं, बिजली भी जो है गाँव-गाँव में पहुँच गई है और प्रत्येक गाँव में जो आधारभूत सुविधाएँ चाहिए, उन आधारभूत सुविधाओं को जुटाने के लिए राज्य सरकार बिल्कुल लगातार कमर कसी हुई है और ये विकास लोगों को दिखाई दे रहा है। अच्छा, जैसे आप हाल फिलहाल में घूम कर के भी आए, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों का आपने दौरा भी किया। ऐसे में रिस्पॉन्स किस तरह का लग रहा है? कितना जुड़ाव जो जनता का है वो बीजेपी की ओर से है? क्योंकि मुद्दे तो कांग्रेस भी उठा रही है, विकास के मुद्दे हों या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे हों। सत्यता यह है कि आज विपक्ष में कोई बचा नहीं है। मैंने जब समीक्षा की कि जितनी जिला पंचायत सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष का कार्यकर्ता कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। और इसकी हकीकत जो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रति या अन्य दलों के प्रति जो समाज का काम करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनका विश्वास हट चुका है। उनको लगता है कि कांग्रेस में रह करके न तो राजनीतिक भविष्य है और न ही उत्तराखंड का भविष्य है। उत्तराखंड क्रांति दल की भी यही स्थिति है। अन्य जो छोटे मोटे दल हैं, जो अपने को उत्तराखंड का विकल्प बनाने की बात करते हैं, जनता को कहते हैं कि हम ही विकल्प हैं, उनका भी कहीं अस्तित्व ज़मीन पर नहीं है। जितने भी लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस समय ज़मीन पर पंचायतों में, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हो, सभी जो है किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से अब पहाड़ों का हम रुख भी देख रहे हैं कि आपदा जैसे हालात भी कई जगह पर बने हुए हैं, सड़कें बाधित हैं। ऐसे में किस तरह का उत्साह आपने लोगों में देखा है? क्या लोग घरों से बाहर निकल कर के वोट डाल भी रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये सभी लोग समझते हैं कि बरसात में दिक्कतें होती हैं, समस्याएं रहती हैं, सड़कें टूटती हैं, आवागमन बाधित होता है। लेकिन इस सरकार के समक्ष ये मजबूरी थी इस वर्षा ऋतु में चुनाव कराने की। जनता का भी दबाव था क्योंकि दिसंबर में कार्यकाल ये पूरा हो चुका था, नवंबर-दिसंबर के आसपास। और उसके बाद पंचायती राज अधिनियम के तहत 6 महीने से ज़्यादा प्रशासक नहीं बिठा सकते हैं। सरकार ने वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ाने का प्रयास भी किया कि वर्षा ऋतु खत्म हो जाए, उसके बाद चुनाव हों। लेकिन सरकार ने फिर गहन गहन इसका मंथन किया, विचार विमर्श किया, तो लगा कि इसको ज़्यादा लटकाना ठीक नहीं है और जितना जल्दी हो सके उतने चुनाव कराए जाएँ। तो एक प्रकार से समझो कि सरकार की ये वो भी था, दृढ़ता भी थी चुनाव कराने की। उनके मन में था कि पंचायतों को ज़्यादा समय तक नहीं लटकाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके जनता को उनके निर्वाचित प्रतिनिधि उनको मिल सकें। तो इसलिए दिक्कतों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, व्यवधान के बावजूद जनता में अपार उत्साह है और वोट देने के लिए जहाँ-जहाँ भी मतदाता गाँव के हैं, निश्चित रूप से सब लोग अपने-अपने गाँव में जा रहे हैं। कल पहले चरण का मतदान 24 को होगा, उसके बाद 28 तारीख का भी मतदान है। तो मुझे लगता है कि अच्छा मतदान प्रतिशत रहने वाला है और ये लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होगा।
अच्छा भाई साहब, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी जारी है और हाल फिलहाल में हमने देखा कि कांवड़ यात्रा भी संपन्न हुई। तो क्या लग रहा है, क्योंकि एक तरफ तो टूरिस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ जिस तरह से सड़कें बाधित हैं या फिर कह सकते हैं कि पहाड़ों में पहाड़ दरक रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए, सरकार कितनी तत्पर है, किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं? हमारे जो उत्तराखंड का जो पहाड़ हैं, ये कच्चे पहाड़ हैं। देश भर में पहाड़ और जगह भी हैं, लेकिन वहाँ के पहाड़ मजबूत हैं। हिमालय एक नवोदित पर्वत खड़ा हुआ है। इस हिसाब से यहाँ भूस्खलन भी होता है, बारिश होने के बाद भूस्खलन भी होता है। भूस्खलन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। जो नदी घाटी क्षेत्र हैं, उन नदी घाटी क्षेत्रों में भी जो है, जब नदी उफान पर होती है, वो भी अत्यधिक नुकसान पहुँचाती है। इसके लिए सरकार जितनी तीव्रता के साथ में, जितनी शीघ्रता के साथ में काम कर सकती है, मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात लग करके अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करके, सभी जिलाधिकारियों के साथ में निरंतर समन्वय स्थापित करते हुए जो हमारा आपदा प्रबंधन का तंत्र है, उस तंत्र को सजग और सक्रिय करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितना अधिक से अधिक आपदा न्यूनीकरण हो सकता है, उसके लिए राज्य सरकार सफल भी हो रही है। अच्छा वैसे ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार ने चलाया हुआ है, किस रूप में आप इस अभियान को देख भी रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि ठगी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और खासकर क्योंकि उत्तराखंड में देवभूमि है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह के भेषधारी घूमते हुए भी दिखाई देते थे। तो अब इस अभियान से कितना फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और क्या लग रहा है कि पूरे देश में इस तरह के अभियान को चलाना चाहिए? सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पहले वीडियोस देखते थे कि हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं, उसके बाद पैर बांध करके बाहर से इस प्रकार का चोला ओढ़ करके ये दिखाना कि मैं विकलांग हूँ, चौरंगी हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं हैं। इस प्रकार की घटनाएं हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते थे। कई लोग ऐसे हैं जिनको एक श्लोक भी नहीं आता है, शुद्ध हिंदी भी बोलनी नहीं आती है। अब वो लोग भगोया वस्त्र धारण करके साधु सन्यासी संत बने हुए हैं और जनता को गुमराह करते उनसे पैसे भी मांग रहे हैं। लोग श्रद्धा भाव से, क्योंकि संत है, भगोया वस्त्र में है, उनको लोग दान भी देते थे। तो इस प्रकार से जो जनता के साथ छलावा करने का काम कर रहे थे, उनका राज्य सरकार ने भंडाफोड़ करने का काम किया है, उनको पकड़ने का काम किया है। क्योंकि किसी की भी श्रद्धा के साथ में, किसी के विश्वास के साथ में छलावा नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने ये महत्वपूर्ण काम किया, ये कठोर कदम उठाया है, जिसमें सैकड़ों लोग पकड़े भी गए हैं। तो मुझे लगता है कि जन भावनाओं के अनुरूप है और देश भर में इस प्रकार के जो कालनेमी हैं, जो छद्म वेशधारी हैं, इनका इनका नकाब तो उतरना ही चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। बस अब उत्तराखंड का विधानसभा सेशन भी होने जा रहा है, मानसून सेशन। किस तरह आप उसको देख भी रहे हैं? क्या लग रहा है, क्योंकि विपक्ष भी कह रहा है कि सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे और ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह के मुद्दे जो हैं वो होने चाहिए सत्र में? किसने रोका विपक्ष को सरकार को घेरने से? घेरे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन पर मुद्दे भी तो होने चाहिए। जहाँ पर सरकार एक सकारात्मक कदम उठा रही है, सकारात्मक निर्णय ले रही है, विपक्ष का ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो सरकार के साथ खड़ा तो हो। हाँ, निश्चित रूप से जहाँ पर विपक्ष को लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा हमारे उत्तराखंड के साथ में, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के हित के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए हम सबको राजनीतिक भावना से ऊपर उठ करके एकजुट होना चाहिए। और विपक्ष की जिम्मेदारी है, जहाँ पर सरकार कहीं पर ध्यान नहीं दे रही है, कहीं पर कोई लापरवाही हो रही है, उनकी जिम्मेदारी है उनको जो है सजग करने चाहिए सरकार को, उनको मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तराखंड के अंदर विपक्ष मृत प्राय हो चुका है, शून्य हो चुका है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा घातक विषय बन चुका है। विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए, उनको लड़ाई भी लड़नी चाहिए, लेकिन उनको कई मुद्दे मिले तो सही। उनको मुद्दे मिलते नहीं, वो आपसी लड़ाई में जो है उलझे हुए हैं। और मैं तो इसको स्वस्थ लोकतंत्र मानता हूं कि विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठाए जिससे राज्य का विकास हो सकता है। सत्ता पक्ष अगर कहीं पर कोई गलती कर रहा है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही हो रही है, उसको उजागर करने का काम विपक्ष को करना चाहिए। लेकिन मैं जो पिछले लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, इन 3.25 वर्षों में जो मैंने देखा है, विपक्ष कहीं भी किसी भी मुद्दे को उठाने में विफल रहा है। तो इसका कारण ये भी है कि उत्तराखंड में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अच्छा, भ्रष्टाचार का ये मुद्दा उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार उत्तराखंड में है। आप क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार पर किस तरह की चोट जो है वो धामी सरकार करती हुई नजर आ रही है? निश्चित रूप से धामी जी ने
नकल विरोधी जो अभियान चलाया और उसके तहत जो बड़े बड़े रैकेट पकड़े गए, 100 से अधिक लोगों को जेल भेजने का काम धामी जी की सरकार ने किया है। और उसके बाद कठोर नकल विरोधी कानून बनाया, तो ये भ्रष्टाचार पर ही प्रहार तो है। इसके बाद जो भू माफिया उत्तराखंड की ज़मीनों को खरीद करके जिस उद्देश्य से ज़मीन को खरीद रहे हैं, उस उद्देश्य से उस ज़मीन का उपयोग, उस भूमि का उपयोग न हो करके अन्य प्रकार से उस ज़मीन का उपयोग हो रहा है। इसको भी रोकने का काम हमारी धामी जी की सरकार ने किया है, कठोर भू कानून बनाने का काम किया है। इसके अलावा कई अधिकारियों को दंडित करने का काम, हरिद्वार में भूमि का घोटाले का मामला हो, दो आईएएस अधिकारियों को निलंबित करने का काम धामी जी की सरकार ने किया है। आए दिन हम देख रहे हैं कि जहाँ पर अधिकारी कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तत्काल उनको जो है निलंबित करने का काम किया है। जिला पंचायत पौड़ी का प्रकरण आज ही सभी लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि 2 अभियंताओं को सेवा से बर्खास्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिस में ये साबित होता है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार, धामी जी के नेतृत्व की सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रही है। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के बाद जो धामी जी ने कही है, उसको हकीकत में उसको ज़मीन पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। बस अब धामी जी के 4 साल और नरेंद्र मोदी के 11 साल किस रूप में आप देख भी रहे हैं, और उत्तराखंड के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण ये सालों को आप गिन भी रहे हैं, कितने कार्य इस दौरान हुए? देखिए, देश के विकास के लिए जहाँ पर भौतिक प्रयासों की आवश्यकता होती है, वहीं पर जो हमारा राष्ट्र का के मान बिंदु हैं, राष्ट्र की जिन चीज़ों से पहचान है, उन पहचानों को भी स्थापित करने का काम हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, चाहे अन्य ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे देश की जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोग हृदय से जुड़े हुए हैं, लोगों का त्याग, समर्पण, आस्था का विषय है। ऐसे विषयों पर भी हमारी केंद्र सरकार ने काम किया है। और उसके बाद विकास का जहाँ तक प्रश्न है, रेलवे नेटवर्क को डेवलप करने का विषय हो, सड़कों का जाल बिछाने का विषय हो, लोगों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का विषय रहा हो, औद्योगिकीकरण का बढ़ावा देने का विषय हो, हमारी विदेश नीति को सशक्त, समृद्ध और दृढ़ करने का विषय रहा हो, हमारी सेनाओं को मजबूत करने का विषय रहा हो, ताकि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रह सकें। ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। उत्तराखंड का जहाँ तक सवाल है, धामी जी के नेतृत्व में, उनके अनुरोध पर, उनके प्रयासों से यहाँ पर सड़कें भी लगातार सड़कों का जाल बढ़ रहा है। 250 की जनसंख्या तक के गांव हमारी सड़कों से आच्छादित हो रहे हैं। अब अगला लक्ष्य हमारा 100 की जनसंख्या तक के गांवों को सड़कों से आच्छादित करने का है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में हमने होम स्टे को बढ़ावा दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। सोलर ऊर्जा को उत्पादित करने के लिए जो छोटी छोटी यूनिट लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा भी सब्सिडी दी जा रही है, राज्य सरकार भी उसको सब्सिडी दे रही है। प्रत्येक घर घर के ऊपर जो है सोलर पावर के जो है यूनिट्स लग रही हैं। इस प्रकार से हम जिस क्षेत्र में जाएं, प्रत्येक क्षेत्र में जो है हमने विकास किया है, और इस विकास से उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। धामी जी की सरकार के साथ में हमारी जनता खड़ी है। और मुझे लगता है जो हमने आगे के लिए अपने माइलस्टोन तय किए हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, उस ओर भी जो है हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। अभी 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी रुद्रपुर में आए थे। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की ग्राउंडिंग हमारे उत्तराखंड में हुई है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और उसको गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसको सराहा है। उसके लिए धामी जी की उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। और इन चीज़ों से हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता है, और उत्तराखंड का सम्मान भी बढ़ता है कि उत्तराखंड निरंतर आगे प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाई साहब, मेरा अंतिम सवाल यही है कि संगठन किस तरह से कार्य कर रहा है, लोगों से किस तरह से जुड़ाव भी हैं, और किस तरह की चीज़ों को देख भी रहा है, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं आप लोग की वो चीज़ें सही भी हों, ताकि एक जो विश्वास आप लोगों पर जताया, भाजपा पर लोगों ने विश्वास जताया, वो विश्वास बना रह सके। संगठन का महत्वपूर्ण काम तो यही है कि पहली बात तो ये कि हम अपने संगठन तंत्र को मजबूती से खड़ा करें। इस दृष्टि से हमने अपने संगठन को बूथ लेवल पर और बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुख तक हमने अपने संगठन तंत्र को खड़ा किया है। हमने 3 से 5 बूथों तक शक्ति केंद्र बनाया है। उस शक्ति केंद्र पर प्रभारी, शक्ति केंद्र का संयोजक, ऐसे हमने इकाई की खड़ी की है। कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ में संगठन के कार्य में लगाने का काम किया है।
दूसरा महत्वपूर्ण काम हमारा है कि राज्य में हमारी सरकार है। सरकार के द्वारा जनहित में जो भी निर्णय किए गए हैं, उन निर्णयों को, उन योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। उन योजनाओं से आम आदमी लाभान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए भी हम जनता से संवाद निरंतर स्थापित किए हुए हैं। जनता की कोई कोई सुझाव हों, कोई किसी प्रकार की उनकी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को भी अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समाधान करने का काम हमारा संगठन निरंतर कर रहा है। जनता के कोई सुझाव हैं, जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि पहले वृद्धावस्था पेंशन में केवल एक व्यक्ति को, या तो पति को पेंशन मिलेगी या पत्नी को पेंशन मिलेगी। कार्यकर्ताओं के नीचे से सुझाव आए कि वृद्ध दंपति हैं, पति पत्नी दोनों जीवित हैं, एक की पेंशन से उनका गुजारा नहीं चल रहा है, दोनों को पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार ने उस सुझाव को माना और पति पत्नी दोनों को जो है पेंशन देने का काम हमारी राज्य सरकार ने किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो नीचे से सुझाव आए, सरकार ने उनको हल करने का काम किया, उनको निर्णय करने तक जो है उस काम को करने का निर्णय किया है। तो मुझे लगता है कि संगठन अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है और संगठन की प्रबंधन कुशलता के कारण ही हम प्रत्येक चुनाव को जीत रहे हैं। जनता के विश्वास को बनाए हम रखा है, ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए आदित्य कोठारी जी हमारे साथ हैं, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, पहले चरण के मतदान हो गए हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा लग रहा है, क्योंकि आप भी क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं? मैं सबसे पहले तो आपके सभी चैनल के व्यूअर्स को, पूरे उत्तराखंड वासियों को प्रणाम करता हूं और मैं बधाई देता हूं उन तमाम प्रत्याशियों को जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिन्होंने बड़े शांतिपूर्वक ढंग से जो है अपना इलेक्शन लड़ा। और प्रथम चरण में जो है जिस तरीके से अभी एक उत्साह देखने को मिला, बरसात जैसे सीज़न में 68% जो है मतदान होना बहुत बड़ी बात है, वो भी पहाड़ जैसे क्षेत्र में जहाँ पे आए दिन लैंडस्लाइडिंग हो रही है, रास्ते जो हैं कहीं पे नहीं हैं, नदियाँ उफान पे हैं, उसके बावजूद भी जो है 68% जो है मतदान हुआ है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करने का लिए लोगों की भागीदारी है। मैं उन तमाम मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व को बड़े उत्साहपूर्वक मनाया। भाई साहब, अब ये भी देखा जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है इस बार। क्या ये इसलिए भी हुआ कि क्योंकि जिस तरह बीजेपी कई तरह की योजनाएं भी लेकर के आती हैं, कार्य भी करती है, क्या अब उसको देख करके भी आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है इस ओर? देखिए, महिलाओं के जो भागीदारी है उसको शुरू से देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के और आने वाले भविष्य में महिलाएं हमेशा डिसीजन मेकर रहती है और एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं। और हमारी प्रदेश की और देश की जो सरकार महिलाओं के लिए जो उच्च स्तरीय व्यवस्था कर रही है, उनके सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए जो है योजनाएं ला रही है। मैं मोदी जी के जो विज़न है, जिन्होंने महिलाओं को अग्रणी भूमिका में लाया है, पहले स्थान पे लाया, महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, चाहे आपको लोकसभा में 33% जो आरक्षण दिया है, जो महिलाओं को उनकी भूमिका अदा करने का जो मौका दिया है, वो बिल ला करके लोग महिलाओं में, हमारी माताओं बहनों में एक उत्साह है, उसी का प्रतिफल है कि आज लोग जो है महिलाएं 73% जो है वोट कर रही है, वोट कास्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति महिलाओं का झुकाव है, लगाव है और देश के प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। और इसी का आप परिणाम देख लीजिए। उत्तराखंड के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सदन में जो है 30% क्षतिज आरक्षण लाया, जो महिला आरक्षण लाया, उससे राज्य सरकार में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी, उनको नौकरियों में ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पार्टी हित में भी हो रही है और साथ साथ सरकार की जनहितकारी योजनाओं का प्रतिफल भी है। इसीलिए आज की डेट में महिलाएं एक निर्णायक भूमिका में हैं और मैं कहता हूँ जहाँ मातृशक्ति है वहाँ डेफिनेटली जीतें। और भारतीय जनता पार्टी
इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक नया परचम लहरा रही है, और जिससे कि जो है आने वाले भविष्य भी हमारा जो है 2027 का विजय तय कर रहा है। अच्छा भाई साहब, क्योंकि दूसरा चरण अभी रह रहा है, दूसरे चरण के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? और अगर संगठन की बात करें तो किस तरह से कार्य भी संगठन कर रहा है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को साथ लिया जाए अपने साथ? देखो, संगठन हमारा एक रीढ़ की हड्डी है। संगठन अपने कार्य को बखूबी से निभा रहा है, और वो एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता BLA 1 से लेकर BLA 2 से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है अपने कार्यों में लगे हैं, अपने काम को बखूबी तरीके से कर रहे हैं। चाहे सरकार के विधायक हों, चाहे अन्य दायित्वधारी हो, तमाम लोग जितने भी लोग हैं वो काम को बड़ी निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। और अभी जो सेकंड चरण की बात करी आपने, तो जो उत्साह लोगों को प्रथम चरण में देखने को मिला, मुझे लगता है कि सेकंड चरण में और उत्साह ढंग से जो है, क्योंकि एक वी नीड ए मोटिवेशन, दैट मोटिवेशन कम्स फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टेज इलेक्शन ना। उस पहले स्टेज का जो इलेक्शन हुआ उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिल गया कि भाई 78% जो है मत प्रतिशत हुआ है, डेफिनेटली ये जो और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार की जनहितकारी योजनाओं से पूरा देश और प्रदेश ने, हमारे उत्तराखंड ने, क्योंकि उत्तराखंड के दिल में मोदी साहब बसते हैं, और मोदी साहब बसते हैं तो डेफिनेटली धामी जी इस उत्तराखंड को संवारने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र से किस तरह के रुझान आ रहे हैं? क्योंकि लगातार आप क्षेत्र में भी बने हुए हैं और देख भी रहे हैं कि किस तरह से वोटर्स हैं, क्या कुछ उनकी डिमांड्स हैं, किस तरह की चीज़ों को पूरा करना चाहिए, क्या कुछ लग रहा है, किस तरह के रुझान आ गए हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आप लोग तो पहले ही गणना कर लेते हैं। देखिए, मेरा क्षेत्र में मैं तो तमाम उन ग्रामवासियों को, विद्वान लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा में नियर अबाउट 90 के आसपास प्रधान क्षेत्र पंचायत जो है निर्विरोध बने। ये एक लोगों की एकता और सूझबूझ का परिचय है, निर्विरोध प्रधान बनना, क्षेत्र पंचायत बनना। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है लोगों की आपसी मेल मिलाप का, और लोगों का जो अभी मन है, डेफिनेटली चुनाव जो है 5 साल बाद आता है, तो लोग चाहते हैं कि भाई हर आदमी जो है मतदान में प्रतिभाग करें। लेकिन कई सारे जो हमारे, क्योंकि हम पहाड़ के रहने वाले हैं, देवभूमि के रहने वाले हैं, है ना, हम सनातन धर्म के लोग हैं, तो डेफिनेटली हम अपने रीति रिवाज, कल्चर्स, कस्टम्स, तमाम चीज़ों को जो है मानते हैं। उसके अनुसार मुझे जो इस बार मुझे जो पंचायत चुनाव का जो रिज़ल्ट मिला है वो बहुत ही उत्साहपूर्वक है, बड़ा आश्चर्यजनक है। लोगों ने बहुत इतने जो है निर्विरोध प्रधान और क्षेत्र पंचायत बन के आए, और कई जगह तो कुछ ऐसी स्थिति भी बन गई थी कि जिला पंचायत तक जो है कुछ निर्विरोध आने की संभावना थी। लेकिन बशर्ते अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, अभी जिले उत्तरकाशी में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपना एक जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाएगी, क्योंकि मेन बैकबोन वहीं से हैं ज़िले की। तो डेफिनेटली पंचायत का जो मेन विकास का पहिया वो ज़िले से चलता है, तो डेफिनेटली जिला पंचायत अध्यक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी का बड़े बहुमत के साथ, और लोग जो है उत्साह है कि आने वाले समय में अपना जिला पंचायत भी है। और ब्लॉक लेवल पे हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो मेरी विधानसभा में 3 ब्लॉक प्रमुख आते हैं, और डेफिनेटली तीनों ब्लॉक प्रमुख जो है भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, किस तरह से संगठन ने आपको जिम्मेदारी भी दी थी और निर्वहन किस तरह से किया गया? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से आप खुद ही बता रहे हैं कि निर्विरोध हम लेकर के आए, तो किस तरह उनकी समन्वय आप लोगों ने स्थापित किया? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है क्षेत्र विधायक के तौर पर आपकी, किस तरह समन्वय भी स्थापित किया, और क्या लग रहा है विकास के आगे आने वाले समय में और क्या कुछ कार्य देखने को मिलेंगे? देखिए, हम 24 आवर जो है क्षेत्र के लिए और जनहित में कार्य करते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ सलाह मशवरा करके कि भाई ये है कि अगर आप सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लोगे और सब चीज़ें कहोगे कि एक हाथ से सब कुछ चलेगा, तो इट कांट बी पॉसिबल। लोगों को जिम्मेदारी देनी ज़रूरी है,
हमने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, गांव के सियाणे हैं, वजीर हैं, जो हमारे मुख्य लोग हैं, जो पार्टी के ध्वजवाहक हैं, हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्षों से लेकर के तमाम बूथ अध्यक्ष तक सभी लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई है और लोगों के साथ सामंजस्य बिठा करके कि किस तरीके से गांव में आपसी मेल मिलाप करके, क्योंकि पंचायत चुनाव में होता ही पार्टियां बनती तो इधर उधर 2 खेमे बनते हैं, 3 खेमे बनते हैं। उन खेमों को ख़त्म करके हमने कहा भाई हम एक हैं, वी आर वन। तो एक गाँव को एक बनाए रखने के लिए ये परिपाटी चली और जिससे कि निर्विरोध ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उसके लिए हमने सब मिलजुल के काम किया है, लोगों के साथ बैठ के काम किया और डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमें मिला। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि पंचायत चुनाव में किस तरह के रुझान भी आने लगे हैं और किस तरह से उन्होंने कार्य भी किया है ग्राउंड पर उतरकर। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।